आप किसी को काम पर रखते हैं, उसे महीने की सैलरी देते हैं, मगर वो आपसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है। हर मामले में उसकी चॉइस आपसे ज्यादा ऊंची है, ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में आप पर क्या गुजरती है? कहानी के अंत में समझेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी गंगाबाई और बेचारी मैं। इधर कई दिनों से मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि अपने घर का काम अपने आप करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मेहरी के सामने हीन भावना से ग्रस्त रहती। अगर यही स्थिति रही तो किसी भी दिन मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आधुनिक शासकीय अधिकारियों की आचार संहिता को नकारने वाले मेरे श्रीमान जी अक्सर उपदेश देते रहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। जब उनसे तुलना करोगे तो मन को बड़ी शांति मिलेगी कि हाँ, हम उनसे कितने ज्यादा सुखी हैं। अब तक तो यही नुस्खा आजमाती चली आ रही थी और वो कारगर भी सिद्ध होता था। मगर जब से घर में गंगाबाई अवतीर्ण हुई है, सारे सिद्धांत उलट पलट हो गए हैं। मेरी काम वाली बाई, सॉरी डोमेस्टिक हेल्प, बराबर मुझे शॉक ट्रीटमेंट दे रही है। एक आघात से उबरकर सामान्य होती हूँ तो वो दूसरा शगुफा छोड़ देती है। सबसे बड़ा धक्का तो मुझे उस दिन मिला जब अर्जुन सिंह सरकार ने रातों रात झुग्गी झोपड़ी वालों को मालिक बना दिया। मेरी माँ की मैं एक बात गांठ बांधे हुए हूँ कि अपने नौकरों के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, इससे आत्मीयता बढ़ती है। इसलिए अगले दिन जब गंगाबाई काम पर आई तो मैंने बधाई देते हुए कहा, गंगाबाई मिठाई खिलाओ, अब तो तुम्हारी झुग्गी तुम्हारे नाम हो गई। उसने हिकारत से मुंह बिचकाते हुए कहा, हम कौन झुग्गिन में राहत है, हमार तो क्वार्टर है। सरकारी? सरकारी काहे को, फलाट लाई के बनवाए हैं। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। अब तो सोचती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद कोई जुगाड़ नहीं जुड़ा तो गंगाबाई के क्वार्टर में ही चले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है वो मना नहीं करेगी, मेरी भलमनसाहत का कुछ तो लिहाज करेगी। चकित होने का ये क्रम तब से लगातार चला आ रहा है। एक दिन वो नई साड़ी पहन कर आई तो मुझे फिर से माँ की बात याद आ गई। मैंने प्रशंसा का वाक्य फेंका, अरे वाह गंगाबाई, आज तो बड़ी दमक रही हो, अच्छी लगी? हाँ बहुत अच्छी। कितने में खरीदी? 100 के नोट में 10 फिरे थे। 90 की? अरे बाप रे, इतनी महंगी! और ये पहनकर तुम बर्तन मांजने चली आई? इसे कहीं आने जाने के लिए रख देती, काम में तो पुरानी भी चलती है। आवे जावे को तो दूसरी धरी है ना, 2 टर्लिन की, 1 जापानी, 1 गंजी और 1 बोली साहू। ये तो हमने रोज के लानी खरीदी है। उस्मा के पापा कहते हैं, साहब लोगों के घर ठीक से जावा करो। अपनी 45 रुपए की साड़ी की सिलवटें ठीक करती हुई मैं उठ खड़ी हुई। उस दिन के बाद से दोपहर में मैं जरा ढंग की साड़ी पहनने लगी ताकि मेरी और गंगाबाई दोनों की इज्जत बनी रहे। उस दिन दोपहर में मैं स्वेटर में सर डाले बैठी थी। नूतन के लिए स्कीवी बुन रही थी। एक जालीदार नमूना डाल रखा था, पर पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रही थी कि हर 5वीं सिलाई में एक फंदा गायब हो जाता। उसे खोजते खोजते 3-4 सिलाइयां खोलनी पड़ती और फंदा उठाना पड़ता। मेरी तो आंखें दुख गईं। एक तो मैं वैसे ही परेशान थी, ऊपर से गंगाबाई जाते जाते दरवाजे पर जमकर खड़ी हो गई। अब कोई ऐसे घूर कर देखने लगे तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाए, और यहाँ तो पहले ही सब उलट पलट हो रखी थी। मैंने बेजारी से उसकी तरफ नजरें घुमाई तो सहानुभूति से वो बोली, मेम साहब काहे हलकान होती हो, अब तो गली गली में मशीन लग गई है, मशीन में काहे नहीं डाल देती। मैंने कहा, मशीन में इतना अच्छा थोड़े ही बनता है। वो बोली, हम तो 3 ठो बनवाए हैं, एक बबलू के लिए, एक उस्मा के लिए और एक उस्मा के पापा के लिए। ऐसे अच्छे बने हैं कि पूछो मत। क्या लेते हैं रुपया? 3 रुपया। फिर तो बड़ा महंगा है। तुम खुद क्यों नहीं बनाती? मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इतना टेम किसके पास है, सारा टेम तो मजूरी में निकल जाते। गंगाबाई के जाने के बाद मैं उसके अर्थशास्त्र के बारे में सोचती रही, मगर ना वो समझ में आना था ना आया। परेशान होकर मैंने सारी जाली खोल दी और प्लेन बुनने लगी। अब छोकरी भुनभुनाती है तो भुनभुनाए। एक दिन गोयल दंपत्ति किसी शादी के फंक्शन में पास के कम्युनिटी हॉल में आए थे, तो हमें भी दर्शन देते गए। एक तो सुबह का समय, वैसे ही घर अस्त व्यस्त था, खासकर किचन, पर पानी पीने के बहाने, बाथरूम जाने के बहाने मिसेस गोयल पूरे घर का चक्कर लगाई।
ऊपर लगे जालों से लेकर चिकने फर्श तक कोई भी चीज उनकी नजरों से नहीं बची। मुझसे बात करते करते उनकी नजर टांड पर रखी पोथियों पर, अलमारी में लगे डब्बों पर और शेल्फ में लगे बर्तनों पर फिसलती रही। उनकी संभावित टिप्पणियों की कल्पना में मेरा पूरा दिन खराब बीता। उसी जोश में मैंने चौका साफ करती गंगाबाई को डपट दिया। जरा जोर से रगड़ा करो भाई, इतना साबुन विम लेती हो, मगर गैस की शक्ल तो देखो। हम तो खूब अच्छे से पोछत है। गीला कपड़ा फटकारते हुए गंगाबाई बोली। अब तुम्हारी गैस ही बदरंग है तो हम क्या करें। वैसे बात भी ठीक थी। 1971 में खरीदी गई ये गैस हम 2 बार रंगवा चुके हैं, मगर सस्ते रंग से। 180 रुपया देकर पक्का रंग करवाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। पर अपनी दलील तो रखनी ही थी। अरे कितनी बार तो रंगवा चुके हैं, पर क्या करें, आजकल तो हर जगह बेईमानी चलती है। मेम साहब एक बात कहें? क्या? मैंने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। तुम तो स्टील का चूल्हा ले लो। स्टील का? हाँ, हमने वही लिया है। 1600 रुपए लगे, पर हमेशा की झंझट खत्म। मैंने सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा क्या है, तुम तो कल टीवी भी ले लोगी। अगली बीसी पर टीवी ले लेंगे। बीसी मतलब? हर महीना रुपया जमा करत है, जो को चिट खुलत है ओको रुपया मिलत है। 3 ठो बीसी ज्वाइन किए हैं, 2 ठो 20-20 की और 1 100 की। इन रुपयों का क्या करती हो? गैस लाई कि नहीं लाई? वो मुझे निरुत्तर करके चली गई। मैं बड़ी देर तक सर थामे बैठी रही। इतनी हताश मैंने जीवन में कभी खुद को महसूस नहीं किया। गंगाबाई इस मोर्चे पर भी मुझसे आगे निकल गई, तो मैंने भी एक बार इनसे लड़ झगड़ कर बीसी ज्वाइन करी। सोचा लॉटरी का टिकट तो अपने भाग्य में ही नहीं, लॉटरी से तो कभी स्टील के बर्तन भी नहीं खुले, हमेशा पूरे पैसे देकर ही स्टील के बर्तन खरीदे। बीसी की योजना अच्छी लगी। सोचा एक मुश्त पैसे हाथ में आएंगे तो कुछ किया जा सकता है। पर यहाँ भी वही हाल। पहले राउंड में मेरा नंबर सबसे अंत में आया और हर महीने वही उत्कंठा। हताशा झेलते झेलते मैं बीमार सी पड़ गई। 1 महीने की बात है, एक बहन ने कहा, आज जिसकी भी चिट खुले प्लीज पैसे मुझे दे देना, मेरे लड़की और दामाद आ रहे हैं। मैं समझ गई आज पक्का मेरी चिट खुलेगी, और वही हुआ। वो बहन 1200 रुपए लेकर चलती बनी और हर महीने मैं उनके नाम की चिट खुलने का इंतजार करती रही। तब से मैंने ये सब करना छोड़ दिया। सचमुच गंगाबाई किस्मत की धनी है। मैंने तो आजकल उसकी किसी भी बात पर चौंकना छोड़ दिया है। उस्मा केजी में पढ़त है। बबलू तो 1-2 रुपए की आइसक्रीम रोज खा ही लेते। उस्मा के पापा तो 5-6 पिक्चर महीना में देख ही लेते हैं। उस्मा के पापा तो डालडा छुअत नहीं। ये सुनकर तो मैंने उसे पूड़ी और मिठाइयाँ देना बंद कर दिया है। गाय को खिला देती हूँ। पर उसने जैसे ठान लिया था कि हमें चैन से नहीं जीने देगी, हमारे शांत जीवन में उथल पुथल मचा कर रहेगी। एक रविवार हम दोनों पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठे बजट के संभावित परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। रविवार की दोपहर का इससे अच्छा उपयोग और क्या होता। गंगाबाई काम खत्म करके आई और ठीक हमारे सामने खड़ी हो गई। साहब का सम्मान करते हुए उसने अपने सर पर एक और पल्ला पर्दे की तरह तान लिया और खड़कती हुई आवाज में पूछा, भाई साहब सोना का भाव है? काटो तो खून नहीं, मैंने अपनी खेल भावना को जागृत रखते हुए कहा। गंगाबाई हम तो एक ही सोना जानते हैं और महंगाई ने वो भी हराम कर दिया है। मेरी विनोदशीलता को जरा भी तवज्जो न देते हुए गंगाबाई बोली। उस्मा जिदिया रही थी। सोच रहे हैं 2 ठो बालियां बनवा देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ाया। मैंने सख्त लहजे में कहा, उसने जिद की और तुमने मान ली। जानती हो जमाना कितना खराब है। बालियों के चक्कर में कल को कोई लड़की कान ही नोच कर ले गया तो अब जो भाग में लिखो होगो सो तो हो कर रहोगो। उसने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा, बच्चों का मन तो रखना पड़त है ना, इतना कमात है काहे खिलाने। सुन रहे हैं? मैंने इन्हें झकझोरा, पर ये कम गुरु थोड़े ही हैं। बड़ी फुर्ती से पेपर में मुंह डालकर बैठ गए और खुमैनी के राज्य में औरतों की स्थिति का कॉलम पढ़ने लगे, ताकि समय रहते ये बता सके कि उनके राज्य से हम कितने ज्यादा सुखी हैं। मैंने अपनी बहुत सारी डोमेस्टिक हेल्प के साथ भी देखा है, जो खुद भी कमाती हैं और जिनके हस्बैंड भी ठीक ठाक कमा रहे हैं। ऐसे परिवारों में पत्नी की घर में बहुत इज्जत भी होती है।
उन परिवारों के मुकाबले जो लोअर मिडिल क्लास हैं और जहां सिर्फ पति कमा रहा है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।